गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ प्रेम पीआर में। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि यूपी बोर्ड के प्रिंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा भी गया है विज्ञान केवल प्रश्न पत्र क्लास 10th 2021-22। तो यह मॉडल पेपर कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूर्णांक 70 नंबर का है। यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट को आपको समय मिलेंगे इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इसके गाइडलाइंस लिखे गए हैं, जो कि आप इसे पढ़ लीजिए। मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। तो इसे पढ़ने के लिए आपको इस पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ प्रेम पीआर पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं अब प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, खंड का लिखा गया है। खंड का में प्रश्न नंबर 1 क्या है? किसी वस्तु का बस से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको 4 आंसर दिए गए होंगे। तो इसमें से कोई एक सही है, उस पर आपको टिक करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ उसका आंसर। तो इसका आंसर है अवतल दर्पण द्वारा। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब और बड़ा बनता है। उसके बाद फिर देख लीजिए, यहाँ पर खंड खा है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर आपको फिर से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ओम मीटर स्क्वायर, दूसरा कूलाम, तीसरा वोल्ट मीटर, चौथा ओम। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता का एसआई में मात्रक ओम मीटर होता है। तो लेकिन इसमें कहीं पर भी ओम मीटर नहीं है। तो यहाँ पर एक इसका स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को कट कर देना है और इसे पहली वाले को सही कर देना है। तो यहाँ पर दूसरे का पहला सही है। उसके बाद फिर देखिए, विद्युत धारा जनित्र उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो आप विद्युत धारा को किस युक्ति द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं? तो पहला है जनित्र, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है एमीमीटर, चौथा है मोटर। तो अक्सर आप लोग जानते होंगे कि किसी भी बिजली को उत्पन्न करने के लिए जनरेटर का यूज किया जाता है। तो जनरेटर को वैज्ञानिक रूप में जनित्र के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही रहेगा, जनित्र। उसके बाद फिर हम आ गए हैं घा वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर देखिए, लिखा गया है अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके परिवर्तन किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो सही है, चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है, पक्षमाभि द्वारा। तो यहाँ पर 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको हल करने हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने के बाद आप प्रश्नोत्तर नंबर 2 पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 2 क्या कह रहा है? वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य देखने के रूप में वरीयता दी गई है और क्यों? तो आप लोग गाड़ी तो चलाते होंगे, देखते होंगे कि उसमें जो बगल में शीशा लगा रहता है, वह कौन सा दर्पण होता है और क्यों लगा रहता है? तो आपको यह बताना है। तो यहाँ पर ये है सवाल नंबर 1। उसके बाद चलिए मैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 2 क्या है? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस की फोकस दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो इस सवाल को आपको हल करना है। तो आप इसे हल कर लीजिएगा या फिर कहिएगा, तो मैं इसका न्यूमेरिकल आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो आपको जरा दृष्टि दोष की परिभाषा लिखनी है और इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर 1+1 नंबर का है। तो यहाँ पर जो ये हैं, यहाँ पर 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, दूसरा 2 नंबर का है, तीसरा भी 2 नंबर का है। तो इस तरह से जो मैंने बहुविकल्पीय बताया था, सब 1 नंबर के थे। इसके बाद दूसरा वाला 2 नंबर का है। तो मैं बात कर रहा हूँ जरा दृष्टि दोष का। तो आप एक ने गाना सुना ही होगा कि पास हो आने लगे जरा जरा। तो इसी तरह से जरा दृष्टि दोष की आप परिभाषा दे सकते हैं।
फिर चलिए मैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। प्रश्नोत्तर नंबर 3 का है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्रकाश के परावर्तन का नियम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक सवाल भी उसमें हल करना है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखें। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखेंगे तो आपको फिर सवाल लगाने के 2 नंबर मिलेंगे। टोटल इस क्वेश्चन से 4 नंबर मिल जाएंगे। या फिर आपको यह नहीं आता है तो यहाँ पर एक अथवा लिखा गया है। अथवा में क्या है, लेंस क्या होते हैं, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, लेंस के प्रथम फोकस, लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख खींचकर दिखाइए। तो यदि आपको पहला नहीं आता है तो दूसरा भी लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अथवा है। तो पहला वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ही याद कर लीजिएगा। लेकिन आप घर पर रिवीजन कर रहे हैं तो दोनों लगा लीजिएगा कि क्या पता कौन सा पेपर में आ जाए। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे खंड खा पर। तो खंड खा पर देखिए लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप इसको लिखेंगे तो इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फिर इसका सवाल भी हल करना है। तो फिर लिखा गया है दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई तथा ये मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा तथा इसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है। तो आप जब इसकी परिभाषा लिखेंगे तो इसका 1 नंबर और न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका 3 नंबर, टोटल मिलाकर आपको इसका 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद या फिर उसे नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर देखिए अथवा लिखा गया है। अथवा में फिर क्या है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। आपको विद्युत विभवांतर की परिभाषा और मात्रक बतानी है, उसका आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध हैं। यदि पहला समांतर क्रम है, दूसरा श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यानी कि एक बार आपको R निकालना है और एक बार आपको 1/R निकालना है। तो R का फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है R1 + R2 + R3। तो इसमें आप मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला है तुल्य प्रतिरोध। तो इसके लिए श्रेणी क्रम में 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। आप इसमें मान रखकर हल कर दीजिएगा तो आपको इसका भी उत्तर मिल जाएगा। तो इससे आपको 4 नंबर गेन हो जाएंगे। तो यह काफ़ी सरल क्वेश्चन है, तो आप इसको रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा पेपर देते समय। उसके बाद फिर देखिए प्रश्न नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन है 7 नंबर का है, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो विद्युत मोटर को आपको इसका चित्र बनाना है, उसका क्रियाविधि लिखना है। तो आपको इसमें टोटल 7 नंबर मिलेंगे। एक है 1 नंबर का, 2 नंबर और 4 नंबर। तो आप जब इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो वह 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वह 2 नंबर का रहेगा। लेकिन जब आप इसकी वर्किंग यानी कि क्रियाविधि लिखेंगे तो आप इसको का 4 नंबर मिलेगा। तो टोटल आपको इसके 7 नंबर मिलेंगे। तो यदि आप यह क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको टोटल 7 नंबर मिल भी जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी 1 नंबर भी नहीं कटेगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर यहाँ पर अथवा लिखा गया है। अथवा में क्या है, प्रणालिका किसे कहते हैं, प्रणालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करता है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही प्रणालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव पर निर्धारित कैसे किया जाता है। तो यदि आप इसको लिखेंगे तो 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, टोटल मिलाकर इसके भी 7 नंबर मिल जाएंगे। तो आप इस दोनों को तैयार कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक जरूर आ जाएगा। या फिर आप एक तैयार कर लीजिएगा मानव नेत्र। मानव नेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानव नेत्र की संरचना एवं क्रियाविधि आपको लिखनी है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। तो बड़े में यही 2 और एक मैंने जो बताया उसी में से एक ज़रूर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम खंड खा पर पहुंच चुके हैं। यानी कि खंड खा क्या है अब,
केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में प्रश्नोत्तर नंबर 5 का है, क्या कह रहा है, Zn+Cu फिर Zn+Cu रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार करती है। तो यह 1 नंबर का रहेगा। तो इसमें से जो आपको सही लगेगा कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री 1% नहीं आता है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो शायद आपको पता ही होगा, ये ध्यान से पढ़े होंगे। तो जल की कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडा का यूज किया जाता है। तो इसमें से नंबर 2 सही है, आप इसे कर देंगे तो यह 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर देखिए इसमें एक है, निम्न में से किस यौगिक में OH का क्रियात्मक समूह है। तो आप इसको हल कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे IPSC नेम एक भी नहीं आता, इसलिए मैं इसमें से भी नहीं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे प्रश्नोत्तर नंबर 6 में। प्रश्नोत्तर नंबर 6 में आपको 3 खंड मिलेंगे, तो आपको तीनों खंड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, रेडॉक्स अपक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको रेडॉक्स अपक्रिया लिखनी है, उसके बाद एक उदाहरण लिखनी है। तो आपको इसमें से 2 नंबर मिलेंगे। यदि आप रेडॉक्स अपक्रिया लिख देंगे तो 1 नंबर, और उदाहरण नहीं आता है छोड़ देंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको तैयार करके जाना है और दोनों लिखना है। फिर उसके बाद खंड खा क्या है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तो यदि आप बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिख देते हैं तो उसमें 1 नंबर, और यदि आपका उसका उपयोग भी लिख देते हैं तो 1 नंबर, टोटल मिलाकर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद चलिए यहाँ पर लिखा गया है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपको यह लिखना है। तो आप यदि कर देंगे तो इसमें से 1+1 कुल मिलाकर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप खूब अच्छे से केमिस्ट्री तैयार करके जाइएगा। फिर उसके बाद देखिए हम आ जाएंगे 7 के का पर, निम्न का IPSC नेम लिखिए। तो इसमें से आपको 2 दिए हैं, तो आपको दोनों में से इसका IPSC नेम लिख देना है। एक है 1 नंबर का है, तो दो दिए गए हैं, तो दोनों 2 नंबर के हैं। यदि आप लिख देंगे तो सही हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए हम खंड खा पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, संरक्षण किसे कहते हैं, धातुओं की साक्षरता रोकने की 2 विधियों लिखिए। तो इसमें से आप यदि संरक्षण किसे कहते हैं उसको लिख देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद धातुओं की संरक्षण रोकने की 2 विधियां लिखिए। तो इसे भी यदि आप लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। टोटल मिलाकर आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अब हम आ चुके हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8, यानी कि जो 7 नंबर का रहता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 8 में क्या कहा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया, यदि लिख देंगे तो आपको इसका 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा नंबर है साबुन की सफाई प्रक्रिया, यदि आप लिख देंगे तो इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर देख लीजिए सामने दिए गए हैं। उसके बाद फिर समजातीय श्रेणी, यदि आप इसे लिख देंगे तो इसका 2 नंबर मिल जाएगा। टोटल आपको इसका 7 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको यह नहीं आता है, अथवा वाला करेंगे, तो यहाँ पर अथवा वाला देख लीजिए, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें से आपको सभी का रासायनिक समीकरण लिखना है। देखिए एथेनॉल सोडियम में के साथ अपक्राय करता है। तो इसमें से ऐसे 7 दिए गए हैं जो कि आपको लिखना है, सबका 1 नंबर है। तो यदि आपको आता है यह वाला करिएगा, नहीं तो हमारी मानिए तो आपको यही पहला वाला कर देना है, क्योंकि यह आप कुछ थ्योरी लिख देंगे तो इसका आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन यदि आप यह करेंगे तो इसमें से एक भी अगर गलत हो गया तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से केमिस्ट्री भी आपकी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए हम खंड गा पर पहुँच चुके हैं, यानी कि बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजी में देखिए क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर नंबर 9 का निम्न में से कौन मानव में मादा जनन का भाग तंत्र नहीं है। तो इसमें से मानव जनन का कौन सा भाग तंत्र नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो आपको सही लगे कर दीजिएगा, नहीं तो आप अपने विद्या क्वेश्चन लिए होंगे तो उससे आप हल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए खंड खा क्या आ जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है।
तो जीवाश्म ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो यहाँ पर जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कोयला है, तो आपको कोयला पर टिक कर देना है। उसी तरह से फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया है पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो पवन चक्की का प्रयोग, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई एक सही है जो आपको सही करना है। तो पवन चक्की का उपयोग यांत्रिक कार्य को करने के लिए किया जाता है। उसके बाद फिर लिखा गया है वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो इसमें से जो सही लगे आपको टिक लगा देना है। तो इस तरह से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न बायोलॉजी में भी आएंगे, तो आपको यह हल कर लेना है। उसके बाद फिर जब आप 10 के का पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके पद उत्पादन क्या हैं। यानी कि आपको इसको लिखना है, तो यह 2 नंबर का होगा, 10 का तीनों। तो आपको इसको लिख देना है, तो इसका 1 नंबर आगे का 1 नंबर पीछे का, टोटल मिलाकर 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फिर देखिए लिखा गया है पुष्प के बीजाणु का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। तो आपको इसका चित्र बनाना है, तो इसका आपको 2 नंबर मिल जाएगा यदि सही से चित्र बना देंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर एक गा वाला है। गा में क्या लिखा है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का है, यदि आप इसे भी लिख देंगे तो 2 नंबर, टोटल आपको इसमें से 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए फिर आप 11 नंबर पर आ जाएंगे। तो 11 नंबर जो कि है 4 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, कायिक प्रबंधन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यदि आप इसे लिख देंगे तो 4 नंबर का आ जाएगा। यदि यह नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए एक अथवा भी लिखा गया है। अथवा में क्या है, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको मादा जनन का नामांकित चित्र बनाना है और इसका वर्णन कर देना है। तो यदि आप चित्र बनाएंगे तो 2 नंबर और वर्णन करेंगे तो 2 नंबर, टोटल मिलाकर आपको इसके 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद ही आप आ जाएंगे खंड खा पर। तो देखिए खंड खा क्या लिखा गया है, लिखा गया है लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, फिर मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसमें आपको यदि यह कर देंगे तो आपको इसका 4 नंबर मिल जाएगा। यदि यह नहीं आता है तो आपको जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम में विषय में क्या दर्शाते हैं। तो आपको यह वाला कर देना है, तो इसका भी आपको 4 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यह एक मॉडल पेपर है, तो आपको अथवा करके नहीं, आपको इसका सब सवाल या फिर जो प्रश्न दिए गए हैं सबको हल करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद फिर देखिए सवाल नंबर 12 पर आप आ जाएंगे, जो कि दीर्घ उत्तरीय है, जो कि 12 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुदांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो यह टोटल 7 नंबर का है, तो 3 + 2 + 2 यानी कि 7 नंबर। तो यदि आप इसे सही से बनाकर वर्णन कर देंगे तो आपको 7 नंबर मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर लिखा गया है पादकों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको पौधों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, इसे जब हल करेंगे तो इसका 3 नंबर। उसके बाद फिर पौधों में जल, उसका 2 नंबर, और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण स्पष्ट करेंगे तो 2 नंबर। टोटल मिलाकर आपको इसके 7 नंबर मिल जाएंगे। तो यह मॉडल पेपर है जो कि काफ़ी वायरल हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस पर एक वीडियो बना ही दूं। तो यदि आप यह मॉडल पेपर चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्रेम PR को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर यह PDF आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो के माध्यम से इसे रीड कर ही लीजिएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका आंसर भी बताऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लेकिन मैं इसका आंसर सिर्फ फिजिक्स का बता सकता हूं, क्योंकि फिजिक्स के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं सिर्फ फिजिक्स का आपको आंसर सही से बता सकता हूं।
तो आप एक बार रिवीजन करिए, फिर जो ना आए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इसका आंसर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।